बारसा ने अपना गेम जीत लिया है, क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है बार्सिलोना कोपा डेल रे के। किस तरीके का गेम था ये, सामने वाली टीम तो खेलने बिल्कुल नहीं आई थी, बिल्कुल ही आराम बोल, बिल्कुल ही बैक फाइव करके ये बंदे खेल रहे थे रेसिंग क्लब। समझ नहीं आए, इनका एक ही मोटिव था कि बारसा को सिर्फ पेनल्टी तक लेकर जाना और कुछ नहीं। स्टार्टिंग से सिर्फ डिफेंसिव कॉम्पैक्ट रहना है आपको बैक में और बार्सिलोना को पेनल्टीज तक लेकर जाना है। लेकिन बार्सिलोना के प्लेयर्स कुछ और थे, हैंसी फ्लिक्स के प्लेयर कुछ और थे। वो गेम को पहले ही रैप अप करना चाहते थे, लेकिन ऐसे बहुत चांसेस थी। इसलिए कि सामने वाली टीम जब बैक फाइव पे बैठी है तो आपके चांसेस आप कन्वर्ट कर पाते अगर सामने वाली टीम आपकी बैक फाइव पे बैठी है। इस गेम की बात करें, गेम में बार्सिलोना अपने कुछ प्लेयर्स के साथ ऐसा नहीं कि मैड्रिड की तरह मेन प्लेयर्स कुछ अपने रेस्ट पे बिठा दिया और सामने वाली टीम को हल्का समझ के चले गए थे। लेसन तो मिल चुका था बार्सिलोना को कि गेम टफ होने वाला है और बार्सिलोना अपने मेंस प्लेयर लेकर आई थी। कुछ प्लेयर्स थे, राफिनिया, लेवेंडोस्की, पेद्री, उनको बेंच पे बिठाया था हैंसी फ्लिक ने। वो बाद में सब्स्टिट्यूट होके आए थे मैच में, लेकिन उससे पहले स्टार्टिंग में लमीन यमाल खेल रहे थे और फेरन टोरेस स्ट्राइकर खेल रहे थे और लेफ्ट विंग पे रेशफोर्ड खेल रहे थे। तो कह सकते हैं कि रिसेंट अब बार्सिलोना ने अपना लाइनअप रखा हुआ। तो मिडफील्ड की बात करें, डबल पिवट थी मार्क कसाडो और बर्नाल की बात करूँ। बर्नाल इस गेम में मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उसकी जिस तरह से उसने बैक से गेम की टेम्पो को कंट्रोल रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहूँगा कि अगर बारसा बुरा ना माने तो एक बर्नाल मिल सकता है हमें मैड्रिड के लिए, क्योंकि हमारे मिडफील्ड की टेम्पो को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा बंदे की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से बार्सिलोना ने गेम खेला बिल्कुल ब्रिलियंट था। बार्सिलोना की तरफ से ऐसी कोई कमी नहीं थी गेम में, लेकिन सामने वाली टीम बिल्कुल जब आराम बॉल खेलने आई है तो आप क्या ही कर सकते हो। आप चांसेस बना सकते हो, पोजीशन रख सकते हो, उसके अलावा क्या कर सकते हो। और आप ट्राई करोगे कि उनके चैनल्स में रन मार के कुछ ऐसे मोमेंट्स आए जो बार्सिलोना ने बिल्कुल ट्राई की। डेनी ओल्मो की बात करें, लमीन यमाल के साथ उसकी जो लिंकअप थी गेम में, ऐसे लिंकअप कर रहे थे दोनों के, उनके चैनल्स में रन मार रहे थे। अगर वो बैक फाइव पे बैठे थे तो बार्सिलोना अपने 4 प्लेयर्स चैनल्स के अंदर उनकी भेज रही थी ताकि उनकी लो ब्लॉक जो है वो टूट सके। लेकिन वो बंदे डिफेंसिव सॉलिड थे, वो यही सोच के आए थे। उनकी बिल्कुल गेम की बात करें, हाँ लग रहा था कि ये वो टीम है सेकंड डिवीजन की जो टॉप पे बैठी है। बार्सिलोना ने इस गेम में पोजीशन बहुत ज़्यादा रखा है, आप बात कर सकते हैं। मैच फर्स्ट हाफ तो 0-0 था, लेकिन सामने वाली टीम की पोजीशन सिर्फ 18% थी और बार्सिलोना ने 82% पोजीशन रखा था फर्स्ट हाफ में। तो इस समय साफ सा नजर आता है कि सामने वाली टीम बॉल नहीं रख रहे थे अपने पाँव में, वो सब डिफेंसिव पीछे बैठे हुए थे लो ब्लॉक में। और बार्सिलोना पोजीशन रख रही थी, बार्सिलोना ट्राई कर रही थी कि उनका लो ब्लॉक टूट जाए, लेकिन फर्स्ट हाफ में कुछ नहीं हुआ। सेकंड हाफ में गोल बार्सिलोना ने मार दिया और मैच को रैप अप कर दिया था। रेसिंग क्लब जो है वो 5-3-2 की फॉर्मेशन में खेल रही थी, 5 इन अ बैक और 3 मिड में और 2 ऊपर स्ट्राइकर अटैक्स में खेल रहे थे उनके। तो ये बिल्कुल डिफेंसिव कॉम्पैक्ट होके पीछे लो ब्लॉक में बैठे हुए थे। इनके कोई ऐसे इंटेंशन नहीं थे कि अटैक्स बनाने। हाँ ऐसे मोमेंट्स थे कि ऑफेंसिव अटैक में ये टीम थोड़ी लग रही थी कि बार्सिलोना के डिफेंस को ओपन कर पा रही थी, ऐसे मोमेंट्स थे। लेकिन बार्सिलोना के ऑफसाइड ट्रैप से बहुत सारे ऐसे चांसेस थे जो ऑफसाइड कन्वर्ट हो चुके थे और ये टीम के गोल्स नहीं हुए थे। गेम बिल्कुल डिफिकल्ट हो सकता था बार्सिलोना के लिए कि लास्ट मिनट तक गेम में से जा रहा था कि ऐसे मोमेंट्स में कि अगर बार्सिलोना गोल नहीं मारती, अगर वो सामने वाली टीम एक गोल मार देती तो बार्सिलोना के लिए मुश्किलात होती है इस गेम में। लेकिन बार्सिलोना ने इजली मोमेंट्स का फ़ायदा उठाकर बार्सिलोना ने अपने गेम रैप अप कर दिया था। सामने वाली टीम को छोटा नहीं समझा था कि वो एक सेकेंड डिवीज़न की टीम है, तो उनको छोटा नहीं समझता। बार्सिलोना अपनी गेम खेल रही थी अपनी जैसे खेलने। बार्सिलोना पोजीशन रख रही थी, पोजीशन बार बार वॉर्न कर रही थी जल्दी से, क्योंकि बार्सिलोना को अटैक्स बनाने थे। लेकिन बेस्ट ऑफ लक बार्सिलोना फैंस के लिए कि बार्सिलोना क्वार्टर फाइनल में चली गई है। अब बात करते हैं कुछ मैड्रिड के रिगार्डिंग न्यूज़ की। मैड्रिड के रिगार्डिंग कुछ ऐसे न्यूज़ थे कि क्लब जो है इंटरेस्टेड हो सकते हैं मैड्रिड के कोचिंग के लिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे न्यूज़ थे
कि क्लब अभी फुली कंफर्म नहीं। फ्लोरेंटिनो पेरेस उनको मनाने की ट्राई करेंगे कि अगर क्लब मान जाए, लेकिन ऐसी न्यूज़ भी थी कि क्लब रेडी है मैड्रिड की कोचिंग के लिए। अगर मैड्रिड उनको ऑफर करेगी तो इस बारे में वो ज़रूर सोचेंगे। लेकिन पर्सनली कहूँ, मुझे ऐसे लगता है कि शायद क्लब ना आ पाए। ऐसा हो भी सकता है कि वो हार सकते हैं, लेकिन उनके ऐसे न्यूज़ है कि वो अपने जिस जॉब में है वहाँ खुश हैं, अभी उनको कोई माइंड नहीं है। लेकिन अगर रियल मैड्रिड या फ्लोरेंटिनो पेरेस उनको कुछ ऑफर करेगी, बेहतर उनको उनको मना कन्विंस कर पाएगी, तो शायद उनका माइंड बन सकता है मैड्रिड के लिए। जो मैड्रिड को ऐसे कोच की नीड है। अगर अभी बात करें जिस तरह से परफॉर्मेंस चल रही है, जिस तरह से इतने सारे न्यूज़ आ रहे हैं प्लेयर्स के रिगार्डिंग, प्लेयर्स के, और रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी कि फ्लोरेंटिनो पेरेस हो या मैड्रिड बोर्ड हो, उन्होंने प्लेयर्स को, ड्रेसिंग रूम को ये बात पहुंचा दी, ये वर्ड्स पहुंचा दिए थे कि अब जाबी अलोंसो नहीं है। अब अगर जो होगा सीज़न में सबके जिम्मेदार प्लेयर्स होंगे। और अगर सीज़न अच्छा नहीं गया और मैड्रिड एक टाइटल या दोनों टाइटल जिसमें compete करेगी और विन नहीं कर पाए, तो बहुत ऐसे बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे मैड्रिड बोर्ड को। जैसे बिग प्लेयर्स हैं, बिग स्टार्स हैं, उनको क्लब से निकाल देंगे मैड्रिड, ऐसे न्यूज़ थे। और ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग बात करें, ट्रांसफ़र में ऐसे न्यूज़ थे कि फ्लोरेंटिनो पेरेस एर्लिंग हालैंड को चाहते हैं मैड्रिड लेकर आना। और एर्लिंग हालैंड की भी ऐसे है कि उनकी करियर की गोल्स की बात करें, अगर मैन सिटी के बाद वो कोई क्लब प्रेफर करेंगे, वो स्पेन में ही स्पेनिश कोई क्लब प्रेफर करेंगे। अगर बार्सिलोना अफोर्ड नहीं कर पाएगी, तो अगर मैड्रिड जाएगा एर्लिंग हालैंड के लिए, तो वो रिजेक्ट नहीं करेंगे। ऐसे एर्लिंग हालैंड भी मैड्रिड के लिए आ सकते हैं। लेकिन वही डिपेंड करता है कि आप कैसे एर्लिंग हालैंड को खिलाओगे। इस क्लब में आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। एम्बापे है आपके पास, विनी जूनियर है आपके पास, रोड्रिगो है। आपको अपनी स्क्वाड में कुछ प्लेयर्स को सेल आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ऐसे प्लेयर्स को आप लेकर जाते हो। क्योंकि मैड्रिड चाहती है कि प्रॉपर स्ट्राइकर लेकर आए और टीम को बिल्कुल बैलेंस बना दे। मैड्रिड मार्केट में बहुत सारे मिडफील्डर भी ढूंढने की ट्राई करी, क्योंकि मैड्रिड का भी विंटर में कोई इरादा नहीं है कि कोई साइनिंग करनी है। मैड्रिड को जो होगा वो समर विंडो में ही होना है। इस सीज़न जो स्क्वाड है, इसी के साथ मैड्रिड अपनी सीज़न ख़त्म करेगी। और इसी स्क्वाड को अगर अपनी पोजीशन बनानी है इस टीम में, तो उनको कम्पीट करना पड़ेगा लास्ट ऑफ द सीज़न। ऐसे न्यूज़ थी कि मैड्रिड बोर्ड को लगता है कि कोर्तुआ और एम्बापे की सिवा जो बाकी प्लेयर्स हैं वो अपनी फुली परफॉर्मेंस नहीं दे रहे जितना वो दे सकते हैं। सिर्फ एम्बापे और कोर्तुआ हैं जो इस टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, और बाकी कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है जिस तरह की परफॉर्मेंस वो दे सकते हैं। और मैड्रिड को बहुत सारे इश्यूज भी हैं अपने फिटनेस के प्लेयर की, जो बार बार इंजरीज बढ़ रही हैं। मैड्रिड ने इसलिए अपनी स्टाफ चेंज किया था और पिंटूस फिर से आ चुके थे मैड्रिड के स्टाफ में। तो अगर मैड्रिड चाहती है कि एर्लिंग हालैंड आए, तो वही डिपेंड करता है मैड्रिड पे। मैड्रिड को एक स्टार निकालना ही पड़ेगा, या तो एम्बापे जाएगा या तो विनीसियस जूनियर जाएगा। क्योंकि जिस तरह से प्रॉब्लम्स चल रही है, ऑलरेडी कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है ईगो की। अगर आप ऐसे एक और प्लेयर को लेकर आएंगे एर्लिंग हालैंड जैसे, तो आपको एक स्टार को निकालना ही पड़ेगा। अगर विनीसियस जूनियर रिन्यू नहीं करेंगे, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। अगर विनी अपने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता, तो मैड्रिड उसे सेल आउट कर देगी और एर्लिंग हालैंड को लेकर आ जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी मैड्रिड के लिए बनती है। ऐसे न्यूज़ थी कि एर्लिंग हालैंड की पूरे पैकेज को कवर अप करने के लिए ऑलमोस्ट 500 मिलियन लगने ही है। तो मैं उनकी सैलरी, उनकी ट्रांसफ़र फी के लेकर सब, मैड्रिड को अगर एर्लिंग हालैंड लेकर आना है तो 500 मिलियन लगना ही है। और मैड्रिड अगर ऐसे पैकेज के लिए जाएगी एर्लिंग हालैंड को लेकर आने के लिए, तो मैड्रिड को एक स्टार अपना क्लब से बाहर करना ही पड़ेगा, चाहे वो एम्बापे हो चाहे वो विनीसियस जूनियर हो। अगर विनी अपने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करते और विनी अपने परफॉर्मेंस में बेहतरी नहीं लाते, तो मैड्रिड को एक बिग बिग और कंट्रोवर्शियल डिसीजन लेना पड़ेगा विनीसियस जूनियर के लिए। मैड्रिड तो अarbeloa के साथ, अभी मैड्रिड arbeloa को चांस तो दे रही है कि एक मैच हुआ है, सिर्फ एक मैच में हम ऑलरेडी कोपा del Rey से आउट हो चुके हैं। मैड्रिड कुछ और ऐसे मैचेस देखेंगे, अगर मैनेज नहीं हुआ तो मैं मैड्रिड बोर्ड जो है वो बिल्कुल टाइम नहीं लगाएगी arbeloa को
साइड करने की, सैक करने की। मैड्रिड चाहती है कैसे कोच लेकर आना जो इस ड्रेसिंग रूम को संभाल सके, और क्लॉप उस हिसाब से हो सकते हैं कोच कि इस पूरे ड्रेसिंग रूम को संभाल सकते हैं। अगर क्लॉप को लेकर आएंगे तो आपको क्लॉप को भी स्पीच सपोर्ट करना होगा मैड्रिड बोर्ड को, क्योंकि क्लॉप की भी अगर हम बात करें टैक्टिक्स की, उनकी प्रैक्टिस में हुए एक ही चीज़ है, वो है प्रेसिंग, और उसी में ही मैड्रिड मार खा रही है। प्रेसिंग नहीं है मैड्रिड की, प्रेसिंग में ही तो इशू आ रही है। जाबी अलोंसो भी यही चाहते थे कि टीम प्रेस करे, लेकिन टीम तो प्रेस ही नहीं करती। और अब मैच होने वाला है मैड्रिड का सैटरडे को ऐसे न्यूज़ थी कि बर्नाबाउ में मैच है हमारे होम ग्राउंड में, तो ऐसे न्यूज़ थी कि जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से हैं, और मैड्रिड को बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। मैड्रिड की कोई ऑनलाइन प्रेजेंस की बात करें, उनमें ऐसे बहुत सारे हेट मिल रहे हैं मैड्रिड को फैंस की तरफ से कि फैंस गुस्से में हैं। और मैड्रिड को ये भी पता है कि जो बर्नाबाउ में मैच होने वाला है, वहाँ जो प्लेयर्स हैं मैड्रिड के, उनको विसल तो होना ही है, उनको विसल तो करेंगे फैंस। और मैड्रिड बिल्कुल इस बात में कोई रुकावट नहीं बनेगी, क्योंकि मैड्रिड को लगता है फैंस का हक है ऐसे अपने प्लेयर्स के ऊपर ये विसल करना, क्योंकि वो डिमांड करते हैं आपसे अच्छी परफॉर्मेंस। तो मैड्रिड बोर्ड इस चीज़ में कोई रुकावट नहीं बनेगी कि फैंस अगर विसल कर रहे हैं तो कोई सिक्योरिटी ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आएगी अंटिल कोई ऐसे बिग इशू हो। हमने ऑलरेडी देख चुका है कि ऐसे भी बहुत सारे मूवमेंट्स आए हैं, जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, करीम बेंजेमा हो, सर्जियो रामोस हो, जिस टाइम खेल रहे थे 2014-2015 सीजन हो, उनमें वहाँ भी मैड्रिड की बहुत ऐसी परफॉर्मेंस थी जो बहुत ख़राब जा रही थी, और बर्नाबाउ ने मैड्रिड की टीम को बिल्कुल ही विसल किया था। तो ये डिज़र्व करती है, ये टीम बिल्कुल डिज़र्व करती है, ये चीज़ विसल डिज़र्व करती है। मैं कहता हूँ कि फर्स्ट मिनट से 90 मिनट तक इनको विसल करना चाहिए। जब जब इनके पास बॉल हो तब इनको समझ आएगी कि मैड्रिड फैंस जो है अगर आपको सर पर बिठा भी सकती है तो आपसे सवाल भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अर्लिंग हालैंड को मैड्रिड को साइन करना चाहिए, और क्या क्लॉप बेटर मैनेजर बन सकते हैं मैड्रिड के लिए? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना, क्योंकि ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो और डिटेल्ड टैक्टिक्स के बारे में हम डिस्कस करते ही रहते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।